हाय एवरीवन। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग MLQ। तो अब तक हम लोग इससे पहले जो भी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पढ़े हैं जैसे कि राउंड रॉबिन, FCFS, SJF या फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, उन सब में हम लोगों के पास एक ही रेडी क्यू होता था। एक रेडी क्यू में हमारे पास जितने भी सिस्टम में प्रोसेसेस होते थे सब उसी रेडी क्यू में होते थे, और जो भी हम लोग शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग में हम लोग रेडी क्यू से प्रोसेस को लेते थे और CPU को दे देते थे एग्जीक्यूट करने के लिए। तो अब तक जो है ये काम हो रहा था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मल्टी लेवल क्यू। मल्टी लेवल क्यू का मतलब अब एक रेडी क्यू नहीं है हमारे पास, अब हमारे पास मल्टीपल क्यूज़ हैं। मतलब रेडी क्यू इज़ डिवाइडेड इनटू ईच क्लासेस ऑफ प्रोसेस। मतलब सेपरेट क्यूज़ में जो है रेडी क्यू को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है, और अलग अलग जो क्यू है, जैसे कि हमारे पास इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है रेडी क्यू 1, रेडी क्यू 2, रेडी क्यू 3, रेडी क्यू 4, 4 रेडी क्यू बनाए हुए हैं, और चारों रेडी क्यू में जो हम लोग प्रोसेस को डालेंगे। एक रेडी क्यू की जगह अब हमारे पास 4 रेडी क्यू है। ज़रूरी नहीं कि 4 ही रेडी क्यू हो, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 4 से कम रेडी क्यू भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है कि 4 रेडी क्यू है। तो अब किस टाइप के प्रोसेस को किस रेडी क्यू में रखेंगे, तो यहाँ पे जो है सिर्फ प्रोसेस की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको रेडी क्यू में डालते हैं। तो जैसे रेडी क्यू 1 में जो है हम लोग सिर्फ सिस्टम प्रोसेस को डालेंगे, जो भी सिस्टम प्रोसेस होंगी यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम की खुद की प्रोसेस होती है उसको हम लोग रेडी क्यू 1 में डाल देंगे। रेडी क्यू 2 में कौन से प्रोसेस को डालेंगे, इंटरैक्टिव प्रोसेस को, जिससे हम लोग जो है इंटरैक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लोग ने लैपटॉप ऑन किया और ऑनलाइन गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या है, हम लोग जो है जो स्क्रीन पे दिख रहा है तो उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर MS वर्ड पे हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उस टाइप के प्रोसेस को जो है इसमें रेडी क्यू 2 में डाल देंगे। बैच प्रोसेसेस को हम लोग रेडी क्यू 3 में डालेंगे। बैच से आप लोगों को याद आ रहा होगा कि हम लोगों ने जब टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था तो उसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एक पढ़ा था। अगर नहीं याद आ रहा है इसका मतलब आप लोग को रिविज़न की ज़रूरत है। ओके, सो बैच प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि प्रोसेसेस का जो है एक बैच बना दिया जाता है और उसके बाद जो है उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। तो ये जो है कुछ टाइप का जो है हम लोग कह सकते हैं कि बैकग्राउंड प्रोसेसेस हो सकते हैं, जो कि बैकग्राउंड में जो है रनिंग प्रोसेस होते हैं। जैसे कि ऑटो अपडेट में अगर हम लोग लगा दिया है तो वो बैकग्राउंड में चल रहा है, अपना प्रोसेस हो रहा है, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग रेडी क्यू 3 में डाल देंगे। और जो स्टूडेंट प्रोसेस है जिसकी प्रायोरिटी सबसे कम होती है, लोएस्ट प्रायोरिटी, उसको हम लोग रेडी क्यू 4 में डाल देंगे। तो ये हम लोग क्या किए, अलग अलग क्यू में प्रोसेस को डाल दिए उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, इम्पॉर्टेंट जो बात है याद रखने की वो ये है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं P1 और P2 जो है सिस्टम प्रोसेस है, यहाँ पे P3 P4 जो है इंटरेक्टिव प्रोसेस, P5 P6 है बैच प्रोसेस, और P7 जो है वो है स्टूडेंट प्रोसेस। तो ये सारे जो है प्रोसेस है अभी रेडी क्यू में प्रेजेंट है। इसमें P1 P2 P3 P4 P5 P6 और P7। तो मल्टी लेवल क्यू का जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है याद रखने का, दो चीज़ है। पहला चीज़ कि जो यहाँ पे P7 है, सपोज़ मान लीजिए P7 का जो हमारा बर्स्ट टाइम है वो है 2 यूनिट। ओके, 2 यूनिट है, और जो P1 है उसका जो बर्स्ट टाइम है वो है 10 यूनिट। ओके, तो सबसे पहले क्या है, P1 का जो प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी, और P7 का क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी। अब इसकी बर्स्ट टाइम जितनी भी हो, इसको सबसे पहले CPU मिलेगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। सपोज़ मान लीजिए यहाँ पे जो है इसकी ये जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन यूज़ कर रहे हैं, और इसमें FCFS यूज़ कर सकते हैं, किसी में कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। SJF इसमें ले लेते हैं, और इसमें सपोज़ ले लेते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। सो P1 P2 जो है RR के अकॉर्डिंग जो है CPU को मिलेगा, फिर P3 P4 मिलेगा। P3 P4 जब तक CPU को नहीं मिलेगा तब तक P1 P2 एग्जीक्यूट ना हो, पहले P1 P2 ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही P3 P4 मिलेगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। उसके बाद P5 P6 फिर P7 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, P1 जो है 10 घंटे तक जो है CPU में एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद जो है फिर P2 हुआ, फिर P3 P4, अकॉर्डिंग टू जो भी इसका शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंग जो है CPU सबको मिल रहा है और वो एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे लास्ट में P7 को जो है 2 यूनिट जो है सिर्फ 2 घंटा उसको CPU चाहिए, लेकिन सबसे लास्ट में मिलेगा और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टारवेशन की प्रॉब्लम आएगी। ओके, दूसरा जो चीज़ है कि चलिए P7 जो है थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है और बोल रहा है ठीक है चलो सब एग्जीक्यूट हो जाओ तभी हम एग्जीक्यूट होंगे। तो क्या हुआ, सारे जो प्रोसेसेस है सब एग्जीक्यूट हो गए। उसके बाद जैसे ही इसको अब टर्न आया,
अभी P7 जो है यहाँ पे है, ठीक है, P7 यहाँ चला गया। अभी ये जो है CPU को एग्जीक्यूट इसको स्टार्ट किया, तो क्या हुआ, 1 घंटा तक एग्जीक्यूट हुआ, ओनली 1 यूनिट ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ। अब ये स्टार्ट होने ही वाला था दूसरा अपना जो है एग्जीक्यूशन 2 यूनिट में, तो 1 ही घंटा एग्जीक्यूट हुआ है। और उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा सिस्टम प्रोसेस है उसमें एक दूसरा प्रोसेस P8 आ गया। तो जैसे ही P8 आ गया तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, P7 को जो है CPU को निकालेगा और वापस से जो है स्टूडेंट प्रोसेस में यानी कि ReadyQ4 में डाल देगा वापस से, जो हम लोग पढ़ा था ना प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन सेफ होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग प्रोसेसेस की, वापस से ReadyQ में चला जाना, वो सारी चीज़ वही वाला चीज़ यहाँ पे होगा। P7 वापस से चला जाएगा ReadyQ4 में, और P8 की प्रायोरिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर से ये जो है प्रोसेस CPU को मिलेगा। उसके बाद फिर से CPU जो है P7 जो है वेट करेगा, उसको 1 घंटा ही अब एग्जीक्यूशन है उसका, लेकिन फिर भी वो वेट करेगा जब तक P8 कंप्लीट नहीं हो जाता। और अगर उसके बाद भी मान लीजिए कुछ ReadyQ2 में अगर कोई प्रोसेस आ गया तो फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से P7 क्या है, P7 वेट ही करता रह जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करने का मौका ही नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी रहा है तो बहुत देर बाद मिलेगा, और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो ये है ऑल अबाउट मल्टी लेवल क्यू। इस क्यू का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर प्रोसेस एक ReadyQ में प्रेजेंट है तो वो प्रोसेस जो है दूसरा ReadyQ में नहीं जा सकता। P7 को हमने दे दिया कि वो स्टूडेंट प्रोसेस है और तुम ReadyQ4 में रहो, तो P7 जो है इसी ReadyQ में रहेगा। P7 जो है ReadyQ3 में नहीं जा सकता। जैसे यहाँ पे P3 जो है इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ReadyQ2 में है, तो P3 जो है इसी में रहेगा, और ये जो है ये ना ही ReadyQ3 में जा सकता है और ना ही ReadyQ1 में जा सकते हैं। जिस प्रोसेस को अगर हमने एक बार किसी क्यू में डाल दिया वो उसी में रहेगा। ये हुआ मल्टी लेवल शेड्यूलिंग। अब हम लोग देखते हैं मल्टी लेवल फीडबैक शेड्यूलिंग। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग में हम लोग क्या करते थे ना, एक प्रोसेस को अगर एक बार इसमें डाल दिए तो दूसरा में नहीं डाल सकते थे, और उसमें स्टारवेशन की भी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन इस वाले जो है शेड्यूलिंग में, फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग में जो है इसी चीज़ को हटाया गया है ताकि स्टारवेशन की प्रॉब्लम ना आए। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोसेस को फीडबैक देते हैं और प्रोसेस जो है अपना जो है ReadyQ को जो है चेंज करता रहता है। अगर प्रोसेस ReadyQ4 में है तो वो ReadyQ3 में जा सकता है, ReadyQ2 में भी जा सकता है, ReadyQ1 में भी जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ हो सकता है। दूसरा चीज़, ReadyQ1 वाला प्रोसेस कभी चाहेगा क्या कि वो ReadyQ4 में चला जाए। ReadyQ1 वाला जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी तो सबसे ज़्यादा होती है, वो कभी नहीं चाहेगा कि वो सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी वाली क्यू में चला जाए। तो हम लोग को जो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला जो क्यू रहेगा उनके प्रोसेसेस को जो है फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है। हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि वो दूसरा क्यू में जाए, उसकी प्रायोरिटी तो ऑलरेडी सबसे ज़्यादा है, तो वो क्यों चाहेगा कि वो लोएस्ट वाले में जाए। ReadyQ2 को दे सकते हैं फीडबैक, ReadyQ2 को फीडबैक देके ReadyQ1 में लेके जा सकते हैं, लेकिन ReadyQ2 के प्रोसेस को ReadyQ3 में नहीं लेके जा सकते। ओके, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो ऑलरेडी उसके पास ज़्यादा प्रायोरिटी है तो वो उससे लोएस्ट में चला जाए। तो यही चीज़ है यहाँ पे। तो सपोज़ मान लीजिए कि हमारा जो भी यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है तो ये एंटर कर रहा है, उसके बाद कंप्लीट और एग्जिट हो रहा है। लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस में क्या होगा, एक प्रोसेस जो है जिसकी बर्स्ट टाइम है 20 यूनिट, वो एंटर किया यहाँ पे, जैसे ही वो एंटर करेगा उसको यहाँ पे जो टाइम क्वांटम है वो है 2 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, P1 को जो है 20 यूनिट तक एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इस वाले क्यू में जो है टाइम क्वांटम 2 यूनिट है तो उसको 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो उसके बाद जो है यहाँ पे ये 18 तक जाएगा, फिर P1 जो है यहाँ पे एंटर करेगा ReadyQ3 में। अब P1 की जो है बर्स्ट टाइम यहाँ पे कितना है 18 है, यहाँ पे एंटर किया था तो 20 था, 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट हो गया, यहाँ पे एंटर किया हो गया 18। फिर यहाँ पे जो आएगा ये ReadyQ में एंटर किया, इसकी फिर यहाँ पे जो है टाइम क्वांटम है 3 यूनिट, फिर 18 जो है यहाँ पे 3 घंटा तक एग्जीक्यूट होगा, तो 18 - 3 हो जाएगा 15। ओके, 15 के बाद फिर ये वाला जो है P1 यहाँ पे एंटर करेगा 15 वाला, और इसकी जो टाइम क्वांटम है 4 यूनिट, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लास्ट 11। फिर 11 वाला जो है यहाँ पे ये एंटर करेगा 11, और फिर यहाँ ReadyQ1 में जो है सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, और यहाँ पे हम लोग यूज़ करें FCFS, ज़रूरी नहीं है FCFS यूज़ करें, कुछ और भी जो भी यूज़ कर सकते हैं। तो FCFS है यहाँ पे, तो FCFS के अकॉर्डिंग जो है जो भी प्रोसेस रहेगी
सिर्फ P1 ही तो नहीं रहेगा, P1 तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस था, P1 तो जो है इसको हम लोग फीडबैक दिए, उसके बाद जो है ये Q1 में चला गया। हाईएस्ट प्रायोरिटी यानी कि और भी तो सिस्टम प्रोसेसेस इसमें होंगे ना पहले से, तो सभी प्रोसेसेस को जो है हम लोग एक साथ रखेंगे रेडी Q1 में। उसके बाद FCFS के अकॉर्डिंग जो है उसको हम लोग शेड्यूल करेंगे और फिर कंप्लीट कर देंगे और फिर उसको एग्जिट कर देंगे। ये चीज़ हुआ यहाँ पे, ताकि स्टारवेशन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे नहीं आए, और लोएस्ट प्रायोरिटी वाले प्रोसेस को फीडबैक देंगे ताकि वो जो है अपना क्यू जो है चेंज करते जाए। दूसरा चीज़, सपोज़ एक और एग्जांपल लेते हैं P2 का जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो है सपोज़ 3 यूनिट। ओके, ये 11 यूनिट जो टाइम है ये वाला तो यहाँ पे आएगा, फिर वो FCFS के अकॉर्डिंग जो है एग्जीक्यूट करके वो टर्मिनेट होगा। दूसरा प्रोसेस अगर P2 है, ये भी जो समझिए लोएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस है, सबसे लोएस्ट है, तो P2 क्या होगा, Q4 में एंटर करेगा, Q4 में एंटर करके उसके यहाँ पे जो है 2 यूनिट तक एग्जीक्यूट करना है, तो यहाँ पे 2 घंटा तक एग्जीक्यूट किया, तो अब इसको बचा हुआ सिर्फ 1 घंटा है, तो P2 का यहाँ पे जो 1 यूनिट है वो यहाँ पे एंटर करेगा, और यहाँ पे इसके टाइम क्वांटम है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट तक हम लोग इसको यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन क्यों रखना जब उसको सिर्फ 1 ही यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा हम लोग यहाँ से इसको एग्जिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको और फीडबैक देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो यहीं पे कंप्लीट हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट हो गया तो उसको एग्जिट कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। तो गाइज़ ये है हमारा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। एग्जाम्स में जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, कोई न्यूमेरिकल या फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ यही जो जितना जो इस वीडियो में मैंने कवर किया है इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ओके गाइस, तो दिस इज़ ऑल अबाउट मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।